नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है फेब्रे-पेरो व्यतिकरण मापी। फेब्रे-पेरो व्यतिकरण मापी या इंटरफेरेंसोमीटर। माइकलसन व्यतिकरण मापी, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। अब ये जो है वो जो हमने इससे पहले जो पढ़ा था माइकलसन व्यतिकरण मापी, उसका ही एक बेहतर रूप या उसका इम्प्रूव वर्जन है। ये माइकलसन जो व्यतिकरण मापी से हमने पढ़ा था उसका ये बेहतर रूप जो है वो है। इसको इन्वेंट किया था चार्ल्स फेब्रियो अल्फ्रेड पैरोट द्वारा, इसका आविष्कार किया गया था। ये जो है वो उच्च विभेदन क्षमता वाला एक उपकरण है। इसके अंदर जो फ्रिंजें हैं वो समान झुकाव वाली होती है और इसमें वायु की जो फिल्म बनेगी उसमें बहुपरावर्तन होगा, जिससे हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, इसके अंदर ही हम देखेंगे कि इसके अंदर दर्पणों का संयोजन होता है जो एक दूसरे के समांतर होते हैं और उसमें वायु की एक फिल्म बनती है। इसमें से एक दर्पण जो होता है वो चल वन मिरर जो होगा वो मूवेबल होता है और उसके कारण एक चल इंटरफेरोमीटर आप बोल सकते हैं। और व्यापक रूप में ये भी एक इंटरफेरोमीटर है। इसका चित्र इस तरह का आता है जो आप देख रहे हैं इसके अंदर स्लाइड में आप देख रही हैं। इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह का होगा। ये जो है माइकलसन व्यतिकरण मापी द्वारा हम जो स्पेक्ट्रमी रेखा है उसकी जो दृश्यता या तीक्ष्णता जो होती है उसको कुछ उसके वक्र द्वारा ही हम ज्ञात की जा सकती है। और उस रेखा की जो सूक्ष्म संरचना जो होती है जो माइकलसन व्यतिकरण मापी से प्राप्त होती है, सूक्ष्म जो संरचना उसका अध्ययन उससे नहीं कर सकते या उससे इसकी जो तीक्ष्णता है वो ज्ञात हम कर नहीं सकते हैं। तो उसके लिए ये जो है फेब्रे-पेरो व्यतिकरण मापी है उसका उपयोग किया जाता है, या इसका आविष्कार फेब्रे-पेरो ने करा था। तो यह एक बहुकिरण पुंज व्यतिकरण मापी है। इसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं, बहुत सारा बहुकिरण पुंज इसके अंदर होगा। तो देखिए अब इसकी संरचना अगर हम देखें तो चित्रानुसार अगर हम देखें तो इसमें दो एक समान प्रकाशिक कोटि की समतल कांच अथवा क्वार्टज की प्लेट एक दूसरे के सम्मुख निश्चित अथवा परिवर्ती दूरी पर रहती है। ये जो है यहाँ पे दो कांच की प्लेटें हैं यहाँ पे, और उसके आमने सामना जो सम्मुख जो पृष्ठ हैं उस पर रजत अथवा एल्यूमिनियम से कलई की जाती है। और फेब्रे-पेरो व्यतिकरण मापी में एक प्लेट जो होगी वो स्थिर होगी। चित्र में आप देखिए स्टैटिक मिरर दिख रखा है, इसमें मिरर भी ले सकते हैं और क्योंकि यहाँ पे कलाई की जाती है इसलिए इसको मिरर भी बोल सकते हैं। कांच की पूरी पट्टिका होती है। फेब्रे-पेरो जो व्यतिकरण मापी है उसमें एक प्लेट स्थिर और दूसरी प्लेट को आगे पीछे सरकाया जा सकता है, जो एक सुदृढ़ क्षैतिज स्तंभ पर सूक्ष्म पेच मापी की सहायता से थोड़ा सा ये झुका रहता है। अब यहाँ पे इनके जो तल हैं वो सदैव स्थिर प्लेट के समांतर रहता है। तो दोनों प्लेटों के बाह्य जो पृष्ठ हैं को थोड़ा सा फनाकार बनाया जाता है। दोनों प्लेटों के बाह्य पृष्ठों को थोड़ा सा इसमें फनाकार बनाया जाता है, जिससे अनावश्यक व्यतिकरण प्रभाव बहुत कम हो जाता है और फ्रिंज प्रतिरूप जो है वो सुस्पष्ट दिखाई देता है। और दोनों जो सम्मुख समांतर समतल समांतर पृष्ठों के बीच में वायु की फिल्म बनेगी। इसके बीच में वायु की जो फिल्म है वो बनती है इसमें, और इसमें ही बहुपरावर्तन होता है। इस वायु की फिल्म में बहुपरावर्तन होता है, उससे ही हमें व्यतिकरण प्रतिरूप या फ्रिंजें जो हैं वो प्राप्त होती हैं इसमें। क्योंकि यहाँ पे वायु की फिल्म बन रही है तो पारगत किरणों के से प्राप्त जो व्यतिकरण से प्राप्त जो उच्चिष्ट होगा उसका सूत्र हो जाएगा 2μt cos फाई इजिकल टू n लैम्बडा। क्योंकि यहाँ पे वायु है तो म्यू बराबर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t cos फाई इजिकल टू n लैम्बडा। ये हो जाएगा 1 समीकरण नंबर 1, और यह उच्चिष्ट के लिए आवश्यक शर्त हो जाएगी। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे जो सोर्स है उससे विस्तृत सोर्स से S1 S2 से किसी बिंदु P पे थीटा कोण से एक किरणपुंज आपतित होता है। उसमें वायु की जो फिल्म है उसमें बहुपरावर्तन होता है
और जिसे लेंस द्वारा आगे एक पर्दा होगा, जैसे यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बीम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आगे एक पर्दा होगा, उसके ऊपर जो ये निर्गत किरणें हैं वो परस्पर अध्यारोपित होकर व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करेंगी। और व्यतिकरण प्रतिरूप से प्राप्त जो उचिष्ट है उसके लिए जो आवश्यक शर्त है बोर्ड पे देखें तो 2 म्यू टी cos phi = n लैम्बडा होगी, और म्यू बराबर इसमें 1 आएगा क्योंकि ये वायु की फिल्म है, और 2 म्यू बराबर 1 होगा 2t cos phi = n लैम्बडा इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर फेब्रे-पिरो जो फ्रिंज इसके अंदर बनेगी, थोड़ा आप स्लाइड में अगर देख लें तो इसमें अब अगर स्लाइड में देखिए इसमें किस तरह का इसमें ये होता है, तो ये किस तरह से बना होगा, तो वही कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लास प्लेट विद पैरेलल प्लेन सरफेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। इसके अंदर 2 कांच की पट्टिकाएं होती है वो, और ऑप्टिकली प्लेन होती है, मतलब प्रकाशिक रूप से समतल होती हैं और एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखी जाती है। इसमें से एक जो है वो चलायमान होती है, उसको आगे पीछे सरका सकते हैं, दूसरा स्थिर रहता है। और इसके मध्य में ग्लास प्लेटों के मध्य में जो माध्यम होता है वो वायु का होता है। When monochromatic wave falls upon the plate, multiple reflections are generated। चित्रानुसार आप देखिए यहाँ से एक सोर्स होगा और यहाँ से जैसे ही अंदर ये वेव्स जाएंगी लेंस से होके आगे, और इसके मध्य में ये बहुपरावर्तन होता है। यहाँ पे बहुत सारा ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, बहुपरावर्तन होता है, और उससे हमें यहाँ पे इस तरह से बहुपरावर्तन होगा, और फिर हमको जो स्क्रीन है वहाँ पे व्यतिकरण प्रतिरूप हमें प्राप्त होगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं इस तरह से ये फेब्रे-पिरो इंटरफेरेंसोमीटर है यहाँ पे, और यहाँ से ये इंसिडेंट लाइट आ रही है, मतलब आपतित किरण आ रही है, जैसे ही अंदर जाएगी, क्योंकि दोनों जो पृष्ठ हैं वो अर्धरज्जित होते हैं। इसमें चांदी की इसके ऊपर कलई की जाती है, पार्शियली सिल्वराइज्ड ग्लास प्लेट, मतलब अर्धरज्जित ग्लास प्लेट है यहाँ पे, कांच की पट्टिकाएँ हैं यहाँ पे, और जैसे ही इंसिडेंट लाइट अंदर गई तो यहाँ पे इससे परावर्तन हो रहा है, ये बहुपरावर्तन इसमें होता है इसमें, और इसको लेंस द्वारा ये पर्दा जो भी होगा स्क्रीन होगी इसके ऊपर फोकस करेंगे, और इसमें ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन रे आउट ऑफ फेस बाय कांस्टेंट इंक्रीमेंट इंक्रीजिंग द शार्पनेस ऑफ इंटरफेरेंस। और ये इसमें जो प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप है वो बहुत ही तीक्ष्ण प्राप्त होता है, और तीव्रता इसकी अधिक होती है इसके अंदर। ये रिफ्लेक्शन इन द ग्लास प्लेट आर नेग्लिजिबल, ओनली इंटरफेरेंस प्रोड्यूस बाय मल्टीपल बीम आर ऑब्जर्व यहाँ पे। तो इस तरह से हम देखा इसके अंदर एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त सकेंद्रीय वृत्ताकार वलय इसके अंदर प्राप्त होंगे, जिसको अपन हेंडिंजर वलय कहते हैं। और कंडीशन फॉर मैक्सिमा उचिष्ट के लिए जो आवश्यक शर्त है वो आ जाएगी 2 म्यू टी cos phi = n लैम्बडा। नेक्स्ट हम निकालेंगे इसमें इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। ये जो व्यतिकरण प्रतिरूप हमें प्राप्त हो रहा है तो उसकी तीव्रता जो है उसके लिए आवश्यक सूत्र जो है वो प्राप्त करेंगे। तो फेब्रे-पिरो वलय या फ्रिंज की तीव्रता, तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि इसके अंदर 2 समांतर कांच की पट्टिकाएं होती हैं, ऐसे थोड़ी सी इसको फनाकार बनाई जाती है, और अंदर जैसे ही यहाँ पे रेज आएगी यहाँ पे बहुपरावर्तन इस तरह से इसके अंदर होता है, और यहाँ से भी रेज इस तरह से बाहर निकलेंगी, जहाँ जहाँ परावर्तन होगा फिर लेंस होगा, लेंस के द्वारा इसको यहाँ पे फोकस किया जाता है, और स्क्रीन पे हमके इस तरह से वृत्ताकार वलय जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ये फेब्रे-पिरो इंटरफेरेंसोमीटर है। फेब्रे-पिरो व्यतिकरण मापी होता है, जो माइकलसन जो व्यतिकरण मापी हमने देखा था उसका एक शुद्ध रूप है, या उसका अच्छा जो फॉर्म है वो है। इसके अंदर 2 कांच की पट्टिकाएं होती हैं जो एक दूसरे के सम्मुख रखी होती हैं। दोनों के जो सम्मुख पृष्ठ हैं उस पर
अर्धरज्जित होते हैं, ये चांदी की या एल्यूमिनियम की कलाई इसके ऊपर की जाती है, और जैसे ही एक वर्णी प्रकाश का स्रोत से एक वर्णी लाइट जो इसके अंदर जाएगी तो इसमें बहुपरावर्तन इस तरह से होता है, और यहाँ से भी रेज इसमें जाती जाएंगी, धीरे धीरे इनका आयाम जो है वो घटता जाएगा, और लेंस के द्वारा इसको पर्दे पर फोकस करके इसमें व्यतिकरण जो वलय या फ्रिंजेज होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। और उसके लिए उच्चिष्ट के लिए आवश्यक शर्त 2 म्यू टी कॉस थीटा या फाई जो एंगल होगा एल लैम्बडा ये आ जाएगा, क्योंकि इसके मध्य में यहाँ वायु की फिल्म बनती है, इसमें जो बनेगी वायु की फिल्म इस तरह से बनेगी। अब हमें इसकी जो तीव्रता जो है वो ज्ञात करनी है, या तीव्रता के लिए जो सूत्र है वो निगमित करना है। तो फेब्रे-पिरो वलय या फ्रिंज की तीव्रता, या उसके लिए सूत्र हम अब निगमित करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो है, अब जो है माइकलसन व्यतिकरण मापी है, इसमें किरणों का जो आयाम होगा वो लगभग समान होता है, लेकिन इसमें बहुपरावर्तन के कारण, देखिए इससे पहले हमने जो पढ़ा था माइकलसन व्यतिकरण मापी, तो इसके अंदर जो फ्रिंजों का जो आयाम होगा वो लगभग समान होता है। माइकलसन जो पहले पढ़ा था उसमें फ्रिंजों का जो आयाम होगा वो समान होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, जो फेब्रे-पेरो है उसके अंदर व्यतिकरण मापी जो है उसमें ये बहुपरावर्तन होता है इस तरह से, तो उसके कारण जो आयाम है वो लगातार घटता जाता है इसमें। तो इसके अंदर जो आयाम होगा वो लगातार उसके अंदर घटता जाएगा। तो हमें अब इसकी तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे मानते हैं सबसे पहले जो ये निर्गत किरणें हैं, तो यहाँ पे ये जो किरणें यहाँ पे निर्गत होती है उसका आयाम माना कि c है, फिर अगली वाली जो है वो CR² है, CR⁴ इस तरह से चलता है, यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ से जो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे पारगमित जो आयाम है, यहाँ से जो चित्रानुसार आपने देखा उसमें किरणें जा रही, तो पारगमित जो किरणें है उसका जो आयाम है वो CR², CR⁴, CR⁴ इस तरह से आता जाएगा। C जो है यहाँ पे वो दोनों प्लेटों के मध्य का पारगमन गुणांक, दोनों प्लेटों के मध्य का पारगमन गुणांक वो जो वास्तविक आयाम है उसका गुणनफल है। वास्तविक आयाम जो है उसका गुणनफल है। दूसरा जो है यहाँ पे R, ये है पारगमन गुणांक इसको कहेंगे। इसके अंदर जो स्मॉल r यहाँ पे है इज द रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन गुणांक को दर्शाता है। तो ये पूरे इसके आयाम को दर्शा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसका ये पारगमन गुणांक भी इसमें ऐड होकर धीरे धीरे वो घटता जाता है। ठीक है। अब हम इसमें देखें कि पारगमित तरंग जो है, क्योंकि व्यतिकरण की परिघटना है, तो पारगमित जो तरंग है उसका जो आयाम होगा कलांतर जो है वो नियत होता है। तो कलांतर जो है इसमें नियत होगा, तो कलांतर होता है डेल, तो डेल बराबर होता है 2π/λ इंटू पथांतर। कलांतर बराबर हो जाएगा 2π/λ इंटू पथांतर, ये इसका सूत्र होता है। और 2π/λ और पथांतर इससे पहले अपन ने देखा था वो था 2 म्यू टी कॉस r। हमने यहाँ पे फाई ले रखा है, तो इसका जो कलांतर होगा वो ये वाला हो जाएगा। तो जो पूरा कलांतर आएगा डेल बराबर हो जाएगा 4π, म्यू बराबर यहाँ पे वायु है तो 1 हो जाएगा cos φ/λ। तो हमारे पास जो कलांतर इसके अंदर आएगा वो ये वाला आ जाएगा।
नेक्स्ट हम इसका जो तीव्रता है वो ज्ञात करेंगे। अब हम इसके अंदर देखते हैं फेरोपिरो और फेबरे पिरो वलय की जो तीव्रता है वो ज्ञात करने के लिए, जैसा कि आयाम में देखे थे उसमें जो सी आर स्क्वायर, सी आर की पावर 4, सी आर की पावर 6, इस तरह से आयाम हमें इसके अंदर देखे थे। तो अब हमको यहाँ पे इसकी तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पे सदिशों का जो बहुभुज नियम है उसका उपयोग करेंगे। तो सदिशों के बहुभुज नियम से सदिशों के बहुभुज नियम से हम जो आयाम है उसको एक सदिश के रूप में यहाँ पे दर्शा रहे हैं, और उसको इस तरह से आगे बढ़ाते बढ़ाते इसको सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास परिणामी जो तीव्रता है वो प्राप्त हो जाएगी। तो पहला जो आयाम था वो सी था, वो एक सदिश के द्वारा दर्शा दिया गया। फिर यहाँ पे आगे बढ़ रहा है तो जो कलांतर जो है इसके अंदर वो नियत है, तो वो डेल आ गया, तो सी आर स्क्वायर हो जाएगा, पुनः सी आर, फिर कलांतर नियत है तो वही डेल आएगा, फिर सी आर की पावर 4, इस तरह से ये चलता जाएगा इस तरह से। तो ये जो पूरा है वो पूरा जो इसके अंदर जो आयाम है उसको दर्शा रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखिए, तो हम जानते हैं कि तीव्रता जो होती है हमें याद करनी तीव्रता, तो तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो हम उसी आधार पर नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो इस आधार पर हम बनाते हैं इसमें। तो तीव्रता जो होगी वो आयाम के वर्ग के समानुपाती है, तो I प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे C प्लस सी आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो आएगा दो घटक अगर इसके बन जाएंगे तो सी आर कॉस डेल्टा प्लस सी आर की पावर 4 है और कॉस 2 डेल्टा प्लस इस तरह से ये चलता जाएगा। इसका स्क्वायर हो गया, क्योंकि आयाम का स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसके क्या करेंगे, दो घटक बना देंगे, एक उर्ध्व घटक ये हो जाएगा डेल, और इस तरह से जैसे सी आर स्क्वायर है तो ये वाला सी आर स्क्वायर कॉस डेल हो जाएगा, ये वाला सी आर स्क्वायर साइन डेल हो जाएगा। तो इस तरह इसके दो पार्ट हमने यहाँ पे कर लिए हैं, तो वो सारे पार्ट इसके अंदर भी चलते जाएंगे। तो पहला वाला तो ये कॉस वाला हो गया, इसमें सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम करते हैं साइन वाला, तो उसके अंदर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सी तो केवल उसमें आ रहा है, फिर आगे वाला जो होगा उसमें अगर देखें तो सी आर की पावर 4 स्क्वायर आ जाएगा इसके अंदर, प्लस सी आर की पावर 4 कॉस 2 डेल साइन 2 डेल प्लस डैश डैश डैश, ये पूरा इस तरह से चलता जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला जो इक्वेशन बनेगा उसमें इंटेंसिटी निकालने के लिए तो वो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा। अब इसमें जो कॉमन जो आ रहा है सी जो है इस सब में कॉमन है, तो उसको अपन बाहर अगर निकाल लें तो हमारे पास बचेगा सी स्क्वायर, और अंदर जो बच जाएगा वो होगा इसमें 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस डेल प्लस आर की पावर 4 कॉस 2 डेल प्लस ये भी इस तरह से चलता जाएगा, इसमें यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। और उसी प्रकार साइन वाला जो टर्म है उसमें भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन डेल प्लस आर की पावर 4 साइन 2 डेल प्लस डैश 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 स्क्वायर। इस तरह से पूरा अपन को समीकरण इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। एक वो वाला हो जाएगा, इसकी जो कंडीशन थी 2 म्यू टी कॉस फाई इजिकल टू एन लेमड़ा, ये समीकरण नंबर 1 है, और ये वाला जो होगा वो समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब हमको इन दोनों के जो मान हैं वो ज्ञात करने हैं, पहला वाला ये पूरा टर्म और सेकेंड टर्म जो है ये वाला, तो इसके मान हम मैथमेटिकली इसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसके मान ज्ञात करने के लिए गणितीय रूप से हम देखते हैं
मैथमेटिकली या गणितीय रूप से हम इसके मान जो है, जो समीकरण नंबर 2 है, उसको गणितीय रूप से अब हमें उसको ज्ञात करेंगे। तो मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन है, तो गणितीय रूप से इससे पहले जो समीकरण है, तो उपरोक्त समीकरण के मान करते हैं। तो मैथमेटिक्स की एक इक्वेशन है और जो विस्तार होता है 1 प्लस आर स्क्वायर ई रेस टू पावर आयोटा डेल प्लस आर की पावर 4 ई रेस टू पावर 2 आयोटा डेल प्लस आर की पावर 6 ई रेस टू पावर 3 या आयोटा 3 डेल, इस तरह से ही चलता जाएगा और इज इक्वल टू आएगा 1/1 माइनस आर स्क्वायर ई रेस टू पावर आयोटा डेल। ये मैथ्स का अंदर एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है। अब इसका उपयोग करके हम इससे पहले जो इक्वेशन है उसके जो दो पद हैं उसको ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आयोटा जो है वो है √-1। अब किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो जो उपरोक्त समीकरण है इसमें उसके अंश व हर में अंश व हर में 1 माइनस आर स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस आयोटा डेल का गुणा करने पर तो ये वाली जो इक्वेशन आ रही है, तो यहाँ वाला जो समीकरण है यहाँ पे उसके अंश व हर में इसका अपन गुणा करेंगे, जो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में है उस वाले के अंदर ये वाला जो है इसके अंश व हर में इसका अपन गुणा कर देंगे। तो ऊपर ये वाला जो टर्म है उसको अपन ऐसे ही रहने देंगे। तो ये तो है पूरा 1 प्लस आर स्क्वायर ई रेस टू पावर आयोटा डेल प्लस आर की पावर 4 ई रेस टू पावर 2 आयोटा डेल प्लस ये इस तरह से चलता जाएगा। अब इसके अंदर जो ये जो लेफ्ट हैंड साइड इसके अंदर है हमारे पास, इसके अंदर अपन को करना है अंश व हर में 1 माइनस आर स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस आयोटा डेल का गुणा अंश व हर में। तो अंश में कर देते हैं पहले, तो 1 माइनस आर स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस आयोटा डेल ये वाला तो इसके अंदर ऐसे ही रह जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस आयोटा डेल, इस प्रकार। अब यहाँ वाला जो पार्ट है उसको अपन पहले हल कर लें। तो 1 माइनस है आर स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस आयोटा डेल। अब इसके अंदर इसका पहले 1 का गुणा फिर उसका करेंगे। सबसे पहले 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 1 मिलेगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का आर स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस आयोटा डेल प्राप्त होगा। उसके बाद अपन इसमें करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का आर स्क्वायर ई रेस टू पावर आयोटा डेल प्राप्त होगा। माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा और हमें आर की पावर 4 और ई रेस टू पावर आयोटा डेल और ये माइनस का आयोटा डेल दोनों बराबर कट जाएंगे तो यहाँ पे 0 बजाएगा और ये पूरा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला जो समीकरण है वो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। और अधिक अगर इसको हल करें तो ये मिलेगा 1 माइनस आर स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस आयोटा डेल। और अपन में अगर देखें तो इन दोनों जो इक्वेशन है उसके अंदर आर स्क्वायर जो है वो कॉमन निकल सकता है, तो अपन उसको कॉमन निकाल लें। तो 1 माइनस आर स्क्वायर ई रेस टू पावर, अब यहाँ पे माइनस कॉमन अगर अपन निकालेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर और ये वाला तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, तो आयोटा वाला जो है उसको आगे लेके दें, आयोटा डेल प्लस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा डेल प्लस आर की पावर 4। तो हमारे पास इस प्रकार समीकरण प्राप्त हुआ। तो इसको अपन लिख देते हैं सभी नंबर 3। तो इस प्रकार ये जो समीकरण है वो हमें प्राप्त हो गया। अब इसके अंदर हमें तो वो जो समीकरण नंबर 2 था उसका फॉर्म निकालना है। तो हम यहाँ पे देखें
तो हमें जो लास्ट समीकरण प्राप्त हुआ था वो था 1 प्लस तो ये जो था हमारे पास था समीकरण नंबर 3। अब हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करें तो हम जानते हैं कि ई रेस्ट पावर प्लस माइनस आयोटा डेल बराबर होता है कॉस डेल प्लस माइनस आयोटा साइन डेल। तो ये वाला सूत्र होता है ई रेस्ट पावर आयोटा डेल प्लस माइनस आयोटा डेल इज इक्वल टू कॉस डेल प्लस आयोटा साइन डेल। तो इसका उपयोग अपन इस वाली जो समीकरण है इसके अंदर जहाँ जहाँ भी ये दिख रहा है वहाँ पे हम इसका उपयोग करें तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी या इसको समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो समीकरण नंबर 3 जो दे रखी है उसके अंदर ये वाला जो टर्म है वो यहाँ पे अपन पुट कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पे तो है 1 प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर ई रेज़ टू पावर आयोटा डेल्टा का मान ये पूरा है तो ये वाला पूरा इधर रख देते हैं। तो कॉस डेल प्लस साइन आयोटा साइन डेल ये वाला इसमें प्राप्त हो जाएगा प्लस आर की पावर 4 पुनः इसका मान रखें तो कॉस 2 डेल प्लस आयोटा साइन 2 डेल इस तरह से ये प्राप्त होगा और इस तरह से चलता जाएगा। अब इस वाले इक्वेशन में रखें तो 1 माइनस आर स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा डेल तो इसका मान हो जाएगा कॉस डेल माइनस आयोटा साइन डेल। फिर अपॉन में अपन देखें तो अपॉन में यहाँ पे 1 माइनस आर का स्क्वायर है और ई रेज़ टू पावर आयोटा वाला है तो इस पूरे को अपन लिखते हैं। तो पहला वाला जो होगा कॉस डेल प्लस आयोटा साइन डेल उसके बाद यहाँ माइनस वाला है तो बीच में है प्लस इसको ब्रैकेट में ले लें तो कॉस डेल माइनस का आयोटा साइन डेल और प्लस का है आर का पावर 4। अब इसके अंदर अगर प्लस हटा दें तो ये कॉस डेल ही रहेगा या माइनस वाला यही रहेगा। तो अब इसके अंदर देखें तो ये आयोटा साइन डेल प्लस का और ये वाला जो है वो माइनस का है तो ये दोनों जो टर्म है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और 2r स्क्वायर ये वाला बच जाएगा। तो ये वाला जो दोनों टर्म है यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो बचेगा तो 1 माइनस आर स्क्वायर कॉस डेल माइनस आयोटा साइन डेल अपॉन में जो बचेगा 1 माइनस अब अंदर इसके अंदर अगर गुणा करें तो ये दोनों मिलके 2r स्क्वायर कॉस डेल प्लस आर की पावर 4। अब इससे अधिक तो सॉल्व होगा नहीं तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन अगर अपन देखें तो ये वाला हमको प्राप्त होगा 1 माइनस आर स्क्वायर कॉस डेल माइनस आयोटा साइन डेल 1 माइनस आर स्क्वायर ये 2r स्क्वायर कॉस डेल प्लस आर की पावर 4। तो ये वाला इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करें कि सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी टर्म वास्तविक और काल्पनिक जो भाग हैं उसको अपन अलग कर लेते हैं। इसमें जो आयोटा वाली जो टर्म है उसको अलग कर लेंगे और बिना आयोटा की जो टर्म है उसको अपन यहाँ पे अलग कर देंगे इसमें। तो देखिए अब किस तरह से करें तो यहाँ पे जो 1 आर स्क्वायर कॉस डेल प्लस आर की पावर 4 कॉस 2 डेल तो इस तरह जो भी टर्म आ रही है उसको अपन यहाँ पे अलग कर लेंगे और जो साइन वाली जो है आयोटा वाली है उस टर्म को अपन पूरी अलग कर लेते हैं। तो वास्तविक को काल्पनिक भागों को अलग करने पर इसमें
वास्तविक व काल्पनिक भागों को अलग करने पर। तो उसको अलग करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, पहले तो जो बिना आयोटा वाली टर्म है उसको लिख देंगे, तो 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस डेल प्लस आर की पावर 4 कॉस 2 डेल प्लस इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद प्लस ये आयोटा वाला जो पूरा है उसके अंदर आ जाएगा, जो साइन वाले सारे जो टर्म है इसके अंदर आ जाएंगे। तो आर स्क्वायर साइन डेल प्लस यहाँ पे आर की पावर 4 साइन 2 डेल प्लस प्लस करके ये सारा इसके अंदर चलता जाएगा। और जो सामने वाला जो टर्म्स है उसको भी अपन लिख दें, तो सामने जो होगी 1 माइनस आर स्क्वायर कॉस और डेल प्लस जो आयोटा और इधर आर स्क्वायर कॉस, ये साइन था उधर तो साइन डेल, और अपन में हमारे पास आया था 1 माइनस और 2 आर स्क्वायर कॉस डेल प्लस आर की पावर 4। तो इस तरह से हमारे पास पूरा इक्वेशन आएगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 4। इस तरह से हमें ये वाला जो समीकरण है वो प्राप्त होगा। अब इसके जो इमेजिनरी और जो वास्तविक व काल्पनिक भाग है उसको अपन अलग करते हैं, इसमें आगे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें जो वास्तविक इसका जो भाग है तो उसके अंदर आ रहे हैं ये वाली जो पूरी टर्म आ जाएगी, और इसके अंदर 1 माइनस आर स्क्वायर कॉस डेल अपन ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा इसका वास्तविक भागों में। तो वास्तविक जो भाग होगा इसमें तो वो होगा 1 प्लस तो ये पूरा इसके अंदर आयोटा नहीं आ रहा, तो ये वाला जो भाग होगा वो हो जाएगा इक्वल टू अपन इसको पूरा अलग कर दें तो ये बचेगा 1 माइनस आर स्क्वायर कॉस डेल अपॉन 1 माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस डेल प्लस आर का पावर 4। तो इस प्रकार से ये वाला समीकरण में मिल जाएगा। तो इसको अपन लिख देते हैं समीकरण नंबर 5। उसी प्रकार जो काल्पनिक भाग है इसका इमेजिनरी जो पार्ट है उसको अगर अपन करें तो यहाँ पे वो वाला आ जाएगा आर स्क्वायर तो ये वाला जो भाग वो आ जाएगा, और उसमें आयोटा की जो टर्म है वो इसमें आ जाएगी। तो आर स्क्वायर साइन डेल तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 6। तो इस तरह से जो समीकरण नंबर हमने 2 लिखी थी तो उसके जो मान अगर आप देखें तो वो वाले हमें यहाँ पे प्राप्त हो गए हैं। समीकरण नंबर 2 अगर आप पहले जाके वापस देखें उसमें तो ये जो दोनों मान है वो समीकरण 2 के अंदर अपन रख देंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो r इज लेस देन 1, अगर 1 से छोटा होगा तो आर स्क्वायर भी 1 से छोटा होगा, कि वहाँ पे भी वो आर स्क्वायर है। सो अब ये जो मान है 5 और 6 के उसको हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 5 व 6 के मान समीकरण नंबर 2 के अंदर रखने पर अब उसमें रखेंगे तब हमें तीव्रता जो होगी जो फेवरे पेरो व्यतिकरण मापी है तो उसके द्वारा जो प्राप्त वलय है उसकी तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। तो समीकरण 5 व 6 के मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो उसके अंदर जैसे ही आप रखेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा, वहाँ पे था I प्रोपोर्शनल टू फिर सी स्क्वायर जो था जो बाहर निकला हुआ था, और उन दोनों के 2 पार्ट हमारे पास जो मिले तो वो वाले थे ये। तो पहला वाला जो वास्तविक भाग था वो था आर स्क्वायर कॉस और डेल और इसका स्क्वायर, प्लस जो काल्पनिक भाग था वो था साइन स्क्वायर डेल इसका स्क्वायर, और दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो है 1 माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस डेल प्लस आर की पावर 4। तो इस तरह से उसके अंदर ये भाग आ रहे थे। अब हम इसको हल करेंगे और हल करने के बाद हमें इसकी जो तीव्रता है फेवरे पेरो व्यतिकरण मापी या उसकी जो वलय है उसकी तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं I प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर। अब इसको अपोन वाला जो है वो तो ऐसा ही आप रहने दीजिए, इस आर की पावर 4 इधर हो जाएगी। अब इसको अपन यहाँ पे अगर ओपन करें तो ये वाला जो होगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो उसका सूत्र है तो 1 माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस डेल हो जाएगा,
और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा आर की पावर 4 कॉस स्क्वायर डेल, प्लस यहाँ पे जो है वो है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर और डेल है 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पे देखें कि आर की पावर 4 इन दोनों में कॉमन आ रही है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे डेल है तो साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे खाली बचेगा आर की पावर 4 ओनली। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, 1 माइनस 2r स्क्वायर कॉस डेल प्लस आर की पावर 4 और 1 माइनस 2r स्क्वायर कॉस डेल प्लस आर की पावर 4 हमें यहाँ पे बचेगा। ये नीचे जो है उसका स्क्वायर है, यहाँ पे अपन वाला जो होता है इससे पहले अपन ने करा था वो इसका स्क्वायर है क्योंकि 2 बार इसमें आएगा। ओके, सो हमारे पास इस तरह के जो इक्वेशन है वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। और ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म लगभग सेम है ये, तो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंगल ये बचेगा तो आई प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी स्क्वायर और हो जाएगा इसको अगर बाहर ले लें तो 1 माइनस 2r स्क्वायर कॉस डेल प्लस आर की पावर 4। तो इस तरह से हमें इसकी तीव्रता का सूत्र इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें इसका एक और रूप उसमें प्राप्त हो जाए, ऐसा कि आप स्लाइड में देखिए, यहाँ पे जो स्लाइड में दे रखा है वो रूप है ए स्क्वायर 1 माइनस 4r स्क्वायर इस तरह का दे रखा है। तो हम ये वाला प्राप्त करेंगे। तो फाइनल जो है लास्ट अपने पास जो इक्वेशन आया वो था आई प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर 1/1 माइनस 2r स्क्वायर कॉस डेल प्लस आर की पावर 4। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका एक फॉर्मूला होता है वो अपन लगा सकते हैं त्रिकोणमितीय सूत्र से। ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है कि वो है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ डेल बाई 2 इजिकल टू 1 माइनस कॉस डेल। तो हमारे पास भी यहाँ पे कॉस डेल है, तो इस तरह से इसका उपयोग करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो कॉस डेल इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डेल बाई 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जो कॉस डेल है तो वो वाला मान इधर अपन रख देंगे। तो I इज प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर, अब ऊपर ले लें और अपन में है 1 माइनस 2r स्क्वायर और कॉस डेल बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डेल बाई 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डेल बाई 2 और प्लस यहाँ पे है r की पावर 4। अब इसको अपन हल कर लें तो ऊपर है सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2r स्क्वायर, यहाँ पे अंदर गुणा हो जाएगा और माइनस का फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाता है 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल बाई 2 प्लस r की पावर 4। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अब करें तो I प्रोपोर्शनल टू है सी स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे 1 माइनस 2r स्क्वायर और r की पावर 4 इसको साथ में ले लें और बाहर रह जाएगा यहाँ पे 4r स्क्वायर साइन डेल बाई 2। तो ये वाला जो सूत्र है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होगा। तो 1 माइनस आर का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो I प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, इस प्रकार से इसका होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस हमें मिल जाएगा 4r स्क्वायर साइन डेल बाई 2। अब इसको अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। सो I इज इक्वल टू हो जाएगा k, एक नियतांक हो गया तो सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर साइन डेल बाई 2
तो इस तरह से हमें फेबरे पेरो जो व्यतिकरण मापी है उसकी तीव्रता का सूत्र इस तरह से ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाला जो होगा वो फेबरे पेरो व्यतिकरण मापी जो है उसका सूत्र इस तरह से हमें प्राप्त होगा। अब स्लाइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो यही वाला है। वैसे यहाँ पे जो आ रहा है वो 1 - r²/2, उसका अगर आप डिवाइड कर दे तो यही सूत्र में प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ वाला ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने तो यहाँ पे जो सी ले रखा है वो एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव्स, जो अलग अलग वेव्स का आयाम है। आर जो है वो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ द कोटिंग फिल्म है। परावर्तन जो है रिफ्लेक्शन मतलब अपवर्तन गुणांक है। डेल यहाँ पे जो है वो फेज डिफरेंस है, दो तरंगों के मध्य का कलांतर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे जो हमें तीव्रता प्राप्त हुई है आई बराबर, जिस तरह से बोर्ड पे देखें तो आई बराबर के सी स्क्वायर 1 - r² का होल स्क्वायर 4r² साइन डेल बाई 2, ये जो तीव्रता प्राप्त हुई है। तो अधिकतम और मिनिमम जो मैक्सिमम और मिनिमम जो तीव्रता है वो कब प्राप्त होगी उसको अपन देखेंगे। तो लास्टली हमने जो सूत्र निकाला इसका तीव्रता का, जो फेबरे पेरो जो व्यतिकरण मापी है उसके अंदर जो वलय में प्राप्त हुए उसकी जो तीव्रता का जो सूत्र आया था वो ये वाला आएगा। अब हम इसके लिए अधिकतम और जो न्यूनतम तीव्रता है उसके लिए कंडीशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे स्पेशल केसेस करके, विशेष स्थितियाँ। तो यहाँ पे जो डेल आ रहा है कलांतर जो है, तो यदि जो डेल है वो अगर ये हो 0 और 2 पाई 4 पाई 6 पाई ETC, मतलब पाई जो है उसका समगुणज यदि होगा तो डेल बाई 2 में जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा। यहाँ पे 2 का अगर आप डिवाइड करें तो इसका तो 0, ये वाला हो जाएगा पाई। यहाँ पे जो प्राप्त होगा हमें वो हो जाएगा 2 पाई। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये जो कलांतर है डेल बाई 2 उसके अंदर जैसा है उस तरह से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पे साइन के अंदर ये वाला वैल्यू रखें, साइन इसका डेल बाई 2 है, तो साइन डेल बाई 2 अगर इसके अंदर वैल्यू रखें तो जैसे साइन अगर डेल बाई 2 बराबर 0 रखें तो साइन 0 का जो मान होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो इस पूरे का जो मान होगा वो 0 होगा। और बाकी वाला आगे भी अगर ये जो कलांतर है वो अगर रखेंगे तो इसका जो मान मिलेगा वो हमें 0 मिलेगा। अगर ये 0 होगा तो इसका जो अंश ये हर जो है वो डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा, मतलब हर का जो मान है वो घटेगा। और हर का यदि मान कम होगा तो जो तीव्रता जो है वो अधिकतम प्राप्त होगी। तो हमें यहाँ पे तीव्रता अधिकतम प्राप्त हो जाएगी। मतलब हमें यहाँ में मिलेगा आई मैक्स। तो आई मैक्स इज इक्वल टू रखने के लिए यहाँ पे साइन डेल बाई 2 बराबर 0 होना चाहिए। कलांतर जो है वो पाई का जो समगुणज होना चाहिए। अगर कलांतर पाई का समगुणज है तो हमें यहाँ पे तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी, क्योंकि इससे हर जो है इसका मान कम हो जाएगा और अधिकतम तीव्रता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आई मैक्स जो मिलेगा, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो सी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 1 - r का स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर बच जाएगा इसमें। तो हमें आई मैक्स बराबर ये सूत्र प्राप्त होगा, और इससे हमें इक्वेशन प्राप्त होगी आई मैक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा के और सी स्क्वायर अपॉन 1 - r स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से अधिकतम तीव्रता के लिए ये शर्त होगी, मतलब कलांतर जो है वो पाई का समगुणज होना चाहिए। तो हमारे पास आ गया आई मैक्स इज इक्वल टू के सी स्क्वायर अपॉन 1 - r स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो दूसरा सूत्र जो अधिकतम तीव्रता का जो है वो हमें इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरी जो स्थिति है, दूसरी स्थिति में अगर देखें तो कालांतर यदि पाई का विषम गुणज हो, मतलब पाई 3 पाई 5 पाई इस तरह से अगर ये चलता जाए और पाई बाय 2 अगर 2 का डिवाइड करें तो ये होगा पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 इस तरह से चलता जाएगा ये आगे। और साइन जो होगा इसमें वैल्यू साइन डेल बाय 2 अगर एक मान रखें साइन पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और उधर साइन स्क्वायर करेंगे तो उसका मान भी वही रहेगा। तो साइन स्क्वायर डेल बाय 2 अगर उसके अंदर रखें तो इसका मान 1 प्राप्त होगा। तो जो हर है उसका मान अपन को अब अधिक प्राप्त होगा, तो इससे क्या होगा, हर का मान अधिक प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हर और हर का मान अधिक प्राप्त होगा तो जो तीव्रता होगी वो घट जाएगी और या न्यूनतम हो जाएगी, तो इससे तीव्रता घटेगी। तीव्रता घटेगी मतलब हमें जो कंडीशन मिलेगी वो मिलेगी आई मिन की। तो आई मिन इक्वल टू अब इसके अंदर रखेंगे सूत्र के अंदर तो हमें मिलेगा यहाँ पे सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसका मान तो 1 तो नीचे बच जाएगा 4r स्क्वायर और इसको हटा देंगे तो हमें प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के साथ ये सूत्र जो न्यूनतम तीव्रता का सूत्र है इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आई मीन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे r की पावर 4 या 4r स्क्वायर। इस तरह से हमें अधिकतम फेवरे पीरियड जो व्यतिकरण मापी है उसमें जो वलय या फ्रिंजे बनेंगी उसकी तीव्रता का सूत्र ये होगा। अधिकतम तीव्रता के लिए ये सूत्र ये हो जाएगा और मिनिमम तीव्रता के लिए हमें जो शर्त है या कंडीशन है वो ये वाली होगी। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर अगर देखें तो हम इस सूत्र को और मॉडिफाई अगर कर दें तो यहाँ पे तो k है तो ये सी स्क्वायर अपॉन अब इसको अगर ओपन करें तो 1 माइनस ये 2 आर स्क्वायर तो ये r की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे r की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा r की पावर 4 ही बचेगा और प्लस का ये 4r स्क्वायर। थोड़ा और इसको फॉर्मूले को मॉडिफाई अगर किया जाए तो 4r स्क्वायर और माइनस का 2r स्क्वायर तो ये जो हो जाएगा वो प्लस का 2r की पावर 4 हो जाएगा। तो हम हमारे पास जो सूत्र आएगा वो बचेगा 1 प्लस r की पावर r स्क्वायर वाला सूत्र ये जो होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा और जो 4r है वो हट जाएगा यहाँ से। तो इसका एक और सूत्र हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस तो हट ही गया इसमें तो 1 प्लस r स्क्वायर इसका भी स्क्वायर बनेगा। तो इसके जैसा ही सूत्र हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा आई मिनिमम जो इंटेंसिटी होगी उसके लिए। तो यहाँ पे माइनस आएगा इधर खाली प्लस आएगा तो उसके जैसा ही सूत्र हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। और नेक्स्ट अगला हम देखते हैं जो व्यतिकरण फ्रिंजे हैं उसकी दृश्यता। अब किस तरह से इसकी दृश्यता के लिए हमें सूत्र हम निगमन इसमें करेंगे। जो इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस अपन ने निकाल ली है, अब इसकी जो दृश्यता है कि उसके लिए सूत्र जो होगा वो ये तो व्यतिकरण फ्रिंजों या फ्रिंजों की दृश्यता। तो जो फ्रिंजों की दृश्यता है उसके लिए सूत्र होता है वो होता है v इज इक्वल टू, इसको कैपिटल V से लिखा जाएगा जो दृश्यता होगी। तो इसके लिए जो सूत्र होगा
वो होगा ये आई मैक्स माइनस आई मीन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मीन। दोनों जो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अंतर और इन दोनों का जो योग है उससे अपन इसका सूत्र निकालेंगे। तो हमने ये जो दोनों चीज़ें जो है वहाँ पे निकाल रखी है, आई मैक्स और आई मीन। तो इसके अंदर आप वैल्यू पुट करें तो इस समीकरण में इसका मान अगर आप रखें तो हमें ये मिल जाएगा। तो आई मैक्स इज इक्वल टू हमारे पास जो सूत्र है वो है के सी का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस का फिर से के है, और जो यहाँ आई मीन का सूत्र है वो ये है सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपॉन में भी सिमिलर फॉर्मूला आएगा। तो इस पूरे के अंदर के सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और खाली इसका जो लघुत्तम लेके फिर हल करेंगे तो हमें इसका मान मिल जाएगा। तो इसके अंदर पूरा जो के सी स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो पूरा टर्म है वो ऊपर अपन ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला जो टर्म है, दोनों जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर का, और सिमिलरली अपॉन के अंदर भी इस तरह से ये बच जाएगा। अब इसको अपन हल करें। तो विजिबिलिटी v इज इक्वल टू दृश्यता 1 प्लस 2r की स्क्वायर प्लस r की पावर 4 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2r स्क्वायर, ये माइनस इधर रहेगा r की पावर 4। तो इस तरह से पूरा इक्वेशन इसके अंदर आएगा। फिर अपन देखें तो अपन में जो है 1 प्लस ये हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस r की पावर 4 प्लस यहाँ पे 1 माइनस 2r स्क्वायर प्लस r की पावर 4। तो इस तरह से अपन देखें तो यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला जो दो टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे, और अपन में देखेंगे तो 2r ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों मिलके 2 और 2r की पावर 4 इसमें बचेगा, और इसके अंदर ऊपर हो जाएगा 4r स्क्वायर, और अपन में बचेगा 1 अपन में अपन देखें तो 1 और 1 ये 2 प्लस 2r की पावर 4 यहाँ पे बचती है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2r स्क्वायर अपन 1 प्लस r की पावर 4। तो 2 इसमें कॉमन आ जाएगा तो 2r स्क्वायर अपन 1 प्लस r की पावर 4। तो विजिबिलिटी जो है, दृश्यता जो है, उसके लिए जो सूत्र आएगा वो ये वाला आ जाएगा 2r स्क्वायर 1 प्लस r की पावर 4। तो ये जो है फ्रिंजों की दृश्यता हमें इस प्रकार प्राप्त होगी। अब बोर्ड पे अगर आप देखें तो जो फ्रिंजों की दृश्यता का जो सूत्र आया है वो ये दिखाता है कि द विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस इज अ फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ओनली। इसके अंदर आप देखें तो जो r है वो केवल जो विजिबिलिटी है वो r पर ही डिपेंड करेगी। जो फंक्शन ऑफ जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे कोएफिशिएंट है, रिफ्लेक्शन जो परावर्तन गुणांक है, केवल उसी पर निर्भर करती है। इसका मान बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगी और घटाएंगे तो ये घट जाएगी इसमें। तो जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है उस पर ये विजिबिलिटी डिपेंड करेगी। तो विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन r, जो r का मान अगर आप बढ़ाएंगे तो उसका भी मान बढ़ता जाएगा इसमें।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर जो फॉर्मूला दे रखा है उसका ये फॉर्मूला भी अपन ला सकते हैं। तो देखिए आगे आल्सो तो I इज इक्वल टू अगर आई मैक्स अगर अपन करें, जो तीव्रता जो है उसमें अधिकतम तीव्रता का अगर भाग दें तो यहाँ पे है अपने पास k c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल बाय 2। और इसके अंदर डिवाइड करना अपन को ये वाला जो टर्म है उसको। तो यहाँ पे है के सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब के सी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, ये वाला और चला जाएगा इसके अपॉन में ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पे है प्लस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल बाय 2। अब ये वाला जो फॉर्मूला इसको अपन इसके डिवाइड में अगर हल कर लें तो इसको अपन भाग दे देते हैं इसमें, तो 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और उस पूरे में आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये पूरा कट के 1 बचेगा और पूरा जो इक्वेशन है इस तरह से अपने पास आ जाएगा। तो जो तीव्रता है उसका जो फाइनल इक्वेशन अगर अपन देखें तो आई मैक्स का अगर इसके अंदर गुणा अगर अपन करें आई अपन आई मैक्स, तो ये जो बचेगा यहाँ पे आई मैक्स मतलब ये अधिकतम जो तीव्रता है वो, और अपन में जो आ जाएगा 1 प्लस 4r स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल बाय 2। तो इस प्रकार हमें फाइनल जो तीव्रता है फेब्रे-पिरो जो व्यतिकरण मापी है उसकी तीव्रता इस प्रकार में ज्ञात हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक अगर अपन देखें तो नो है फाइननेस, मतलब ये किस तरह से दो बहुत ही निकट अगर फ्रिंजें हैं तो उसको अलग करके बता सकता है। तो इसका मतलब होता है क्वांटिटिव मेजर ऑफ इंटरफेरोमीटर एबिलिटी टू रिसोर्ट क्लोजली स्पेस ट्रांसमिट पिक। जो बहुत ही निकट फ्रिंजें हैं उसको अलग अलग करके दिखाने की जो क्षमता है उसको कहेंगे। सूत्र जो होगा वो होगा सेपरेशन बिटवीन फ्रिंजेस अपॉन फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम रेजोनेंट पिक। अब किस तरह से ये आएगा तो हम देखते हैं इसमें शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस अगर देखें तो उससे हम इसका ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास आएगा इसके अंदर द ट्रांसमिशन ऑफ एन इटैलन फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। इटैलन हम आगे देखेंगे तो उसमें इस तरह का ये जो रेड है वो पिक आएगा इसमें, और हाई फाइनेस जो है इटैलन जो होगा रेड लाइट का होगा। जो शार्पन जो पिक आ रहा है इसके अंदर जो ग्राफ बन रहा है उसमें जो ये इस तरह का जो शंकुनुमा आकृति दिख रही है, तो जितना ज़्यादा ये नैरो होगा जितना ज़्यादा पतला होगा उतना ही उसका जो तीक्ष्णता है वो अधिकतम होगी। तो फेब्रे-पिरो में ये तीक्ष्णता जो होगी और या विभेदन क्षमता जो होगी वो अधिकतम हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। तो इसका हम देखते हैं कि जो शार्पनेस ऑफ फ्रिंजेस है वो किस तरह से हमें इसके अंदर प्राप्त होंगी। नेक्स्ट हम देखें कि जो फ्रिंजों की तीक्ष्णता है इसके विषय में इस तरह से इसमें तीक्ष्णता का अपन देखें कि यदि हम इंटेंसिटी और जो डेल है यहाँ पे जो कलांतर है उसके मध्य अगर ग्राफ खींचे तो हमें इस तरह का जो ग्राफ है वो प्राप्त होगा। अब यहाँ पे ये जो है वो अधिकतम जो तीव्रता आई मैक्स उसको दर्शाता है, और जैसे जैसे यहाँ पे नीचे बढ़ते हैं और इसमें अर्ध चौड़ाई पर अपन देखें तो यहाँ पे आई मैक्स अपन 2 आता है। अब हम देखें कि इसके अंदर इससे पहले जो समीकरण था उसके अंदर देखें तो आई बराबर आई मैक्स बाय 2 अगर ये करें तो यहाँ पे अपन उस सूत्र में इससे पहले जो सूत्र अपन ने करा था तो उसमें अगर रखें तो आई अपन आई मैक्स बराबर अपने के पास जो मिलेगा वो 2 मिल जाएगा यहाँ पे, और उस सूत्र से हमारे पास 1 प्लस 4r स्क्वायर साइन डेल बराबर 2 जो होगा वो यहाँ पे अपन को प्राप्त हो जाएगा। 1 वाला इधर करेंगे तो हमारे पास जो मिलेगा यहाँ पे 1 आ जाएगा और साइन स्क्वायर डेल बराबर हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होगा। इसका वज्र गुणन इधर हो जाएगा इस तरह से, और साइन डेल बाय 2 जो होगा वो
1 माइनस आर स्क्वायर अपन 2r मिलेगा और डेल बराबर पास ये वाला जो सूत्र है वो प्राप्त होगा। और यदि इस समीकरण में r बराबर 1 रखे तो डेल बराबर 0 प्राप्त होता है। और कलांतर अगर यहाँ पे 0 प्राप्त हो रहा है या बहुत कम अगर कलांतर है तो कलांतर 0 होगा तो अधिकतम यहाँ पे जो व्यतिकरण होगा और व्यतिकरण फ्रिंजें जो होंगी वो अच्छी प्राप्त होगी, तो जिससे हम यहाँ पे दृश्यता जो होगी वो उसकी अधिकतम प्राप्त होती है। और डेल का मान यहाँ पे जो अर्ध चौड़ाई है यहाँ पे ये वाली उस पर r के मान के साथ साथ बढ़ता जाता है। और अगर r का मान 0.9 है तो डेल बराबर 0.211 रेडियन हमको यहाँ पे प्राप्त होता है। यही चीज़ अगर अपन माइकलसन व्यतिकरण मापी के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे I बराबर आई मैक्स इजिकल टू कॉस स्क्वायर डेल बाई 2 सूत्र होता है। और इसके अंदर अगर अपन मान रख के देखेंगे तो यहाँ पे जो डेल है उसका मान 1.57 प्राप्त होता है, जो कि इससे कहीं ज़्यादा अधिक है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो फेब्रे-पेरो व्यतिकरण मापी है उससे जो फ्रिंजों की दृश्यता है वो अधिकतम और अच्छी प्राप्त होगी, तीक्ष्ण जो फ्रिंज होंगी वो हमें प्राप्त होंगी। तो यहाँ पे फ्रिंजों की जो तीक्ष्णता है वो अधिकतम होती है माइकलसन व्यतिकरण मापी की तुलना में। जो चित्रानुसार आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो फ्रिंजों की तीक्ष्णता है या फाइनेस जो गुणांक है यहाँ पे, तो उसका जो मान है f बराबर 10 और यहाँ पे f बराबर 2 दे रखा है यहाँ। तो इस तरह से ये जो ग्राफ है वो हमें दिखाता है कि जो फेब्रे-पेरो इंटरफेरोमीटर है और वो माइकलसन जो व्यतिकरण मापी है उससे कहीं अधिक अच्छा है। और इससे हमें जो फ्रिंजें प्राप्त होती है उसकी तीक्ष्णता दृश्यता वो होती है वो अधिक अच्छी से प्राप्त होती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखें कि इसके क्या उपयोग हैं। जो फेब्रे-पेरो व्यतिकरण मापी है उसका क्या उपयोग है, तो ये जो होता है वो हाईली स्पेशलाइज्ड इटेलन डू यूवी फोटोग्राफी जो होती है उसके अंदर काम में आएगा। इटेलन अपन आगे देखेंगे। दूसरा जो है वो एयर स्पेस इटेलन यूज टू कंट्रोल द सेंटर वेवलेंथ एंड बैंडविड्थ ऑफ यूवी NIR जो लेज़र्स होते हैं उसके अंदर काम में आता है ये। और दूसरा है लार्ज सॉलिड एंड एयर स्पेस इटेलन फॉर गवर्नमेंट रिसर्च और प्रोजेक्ट, जो सरकार की जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जो बड़े जो सॉलिड ठोस और वायुस वाले जो इटेलन्स होते हैं उसके अंदर भी ये काम में आएगा। जो इटेलन है वो टेलीकम्युनिकेशन जो है संचार के अंदर जो है उसके अंदर भी ये काम में आता है। एयर स्पेस इटेलन फॉर एस्ट्रोनॉमी जो खगोल विज्ञान है वहाँ पे भी जो बहुत ही नैरो जो बैंडविड्थ होती है, सूक्ष्म जो बैंडविड्थ में मिलती है उसके फिल्टर के लिए काम में आता है। वेवलेंथ रेफरेंस इटेलन यूज टू LIDR सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो एटॉमिक जो रिसर्च है परमाणविक जो रिसर्च है उसके अंदर भी ये काम में आता है। इन एस्ट्रोनॉमी एंड इटेलन यूज टू सिलेक्ट अ सिंगल एटॉमिक ट्रांजिशन फॉर इमेजिंग, जो इमेजिंग नाम की एक टेक्निक होगी उसके अंदर भी एकल परमाणविक जो ट्रांजिशन होता है उसके अंदर ही काम में आएगा। और ग्रेविटेशनल जो वेव डिटेक्शन है LIG उसके अंदर इसका यूज़ हो रहा है। जो गुरुत्वीय तरंगे हैं जिसकी खोज की जा रही है तो उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। और है ऑप्टिकल वेव मीटर और सम ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम निकालने के अंदर भी ये जो फेब्रे-पेरो इंटरफेरोमीटर है वो काम में आता है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा जो फेब्रे-पेरो इंटरफेरोमीटर है उसके विषय में कि ये जो है वो माइकलसन व्यतिकरण मापी से भी बहुत अधिक उच्च तरंग दे रही है, जो शार्प जो तरंग दे रही है ये जो है वो माइकलसन व्यतिकरण मापी का बेहतर रूप होता है। और ये उच्च विभेदन क्षमता वाला उपकरण है। विभेदन क्षमता हम आगे देखेंगे। यहाँ पर समान झुकाव वाली फ्रिंजें बनती हैं, वायु की फिल्म में इसमें बहुपरावर्तन होते हैं और दर्पणों का संयोजन इसके अंदर रहता है, एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं और ये एक व्यापक इंटरफेरेंसोमीटर होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।